अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 34 डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लोरिंग सिस्टम, चेंज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इस वीडियो के अंदर हम हाफ अपना चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट हाफ को देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज पे रिसर्च की, तो तीन मेन इश्यूज आते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द बायोफिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, द नीड टू एक्सप्लोर फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि बायोफिजिकल इम्पैक्ट्स का क्या मतलब है। बायोफिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसे हम बायोफिजिकल इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड वगैरह पे जो चेंज आ रहा है, इसमें हम सिंपल एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की देख सकते हैं, ठीक है, या डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला इसमें इशू क्या है कि हमें बेहतर तौर पर पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे लॉन्ग टर्म, उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें साइंस पे अब हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसमें सोशल साइंसेस का को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ये चीज़ देखने के लिए कि नेचर और सोसाइटी का जो आपस में इंटरेक्शन है वो कैसा है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनको भी इंगेज करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है द नीड टू एक्सप्लोर फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज। तो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को उसको ख़त्म करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि किस तरह से हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, फूड एंड वाटर नीड्स। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें अपनी इन चीज़ों को अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि हम एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशंस तो नहीं कर रहे, हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ तो नहीं कर रहे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो गैसोलीन वगैरह है उसको यूज़ कर रहे हैं, हम जो गाड़ियों में गैसोलीन वगैरह यूज़ हो रही है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, या इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए? जैसे हमें जो कार्स हैं जो गैस पे चलती हैं या जो पेट्रोल पे चलती हैं, उसको उससे हमने किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना है, हमें इलेक्ट्रिक कार्स लेनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल बताई है। तो इसमें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नए नए तरीक़ों के लिए कि हम किस तरह से मज़ीद अच्छे तरीके जो हैं वो निकाल सकते हैं चीज़ों को यूज़ करने के। इन चीज़ों को सिंपली अगर हम इन्हीं चीज़ों की बात करें, हम इन चीज़ों को बेटर यूज़ करने के लिए नए नए तरीके जो निकाल सकते हैं, नए नए तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उसके अलावा क्या है कि हमें ऑल्सो वी मस्ट ऑल्सो स्टडी द इंसेंटिव्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वर्क, कि कौन से इंसेंटिव्स जो हैं वो किस तरह से, ये जो मोटिव्स हैं किस तरह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, लायबिलिटी रूल्स एंड टैक्स सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी राइट्स की मैं बात करती हूँ, प्रॉपर्टी राइट्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वर्क पे। जैसे कि अगर किसी के पास किस चीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना, तो वो उस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फार्मर की एग्जांपल ले लें, उसके पास जो एक ज़मीन का टुकड़ा भी होगा ना, जिसका वो मालिक होगा, वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, उसको उसके ऊपर कूड़ा नहीं फेंक के रखेगा, ना उसको बुरे काम के लिए यूज़ करेगा, बल्कि उसको इस तरह से यूज़ करेगा कि जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, वो अच्छा रहे, ठीक है। तो सेकंड आ जाता है लायबिलिटी रूल्स। लायबिलिटी रूल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो बिज़नेसेस हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, वो जो है उसकी वजह से कोई इंडस्ट्री है, उसकी वजह से कोई पोल्यूशन हो रही है, तो वो क्या करेगी? वो इन्वेस्ट करेगी, वो कंपनी या वो इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट करेगी, पोल्यूशन कंट्रोल में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, जो उसकी वजह से हो रही है। और तीसरी चीज़ आ जाती है टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम से हम किसी चीज़ को इंकरेज भी कर सकते हैं और डिस्करेज भी। जैसे कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम इंकरेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन एमिशंस की बात करें, हमें पता है कि ये सही नहीं है, तो इस पे जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे या क्रेडिट्स मिलेंगे उन लोगों को जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है।
इस तरह से जो है वो ये जो इंसेंटिव्स हैं ये इस तरह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन वर्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है द नीड फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के इफेक्टिव इंसेंटिव्स और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने के लिए, को बनाने के लिए एक तो इकट्ठे काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के इंसेंटिव्स और इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए जो सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें, जो इसमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करें। सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल का मतलब है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक रह सकें, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और सिविल सोसाइटी के दरमियान जो इसमें इनमें इनको आपस में कोऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। इनके दरमियान कोऑपरेशन इसमें ज़रूरी होती है। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें आ जाता है ह्यूमन चॉइस ऑन इश्यूज इन्वॉल्विंग अ टाइम स्केल ऑफ डेकेड्स टू सेंचुरीज। कि गवर्नमेंट्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये इनका ये एम है कि जो ग्लोबल मार्केट है उसको एक्सपैंड किया जाए। ग्लोबल मार्केट एक्सपैंड करने से क्या होगा कि लोग जो हैं वो रिच होंगे, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होगा, और ग्लोबली ये बात हो रही है। तो उससे क्या होगा, बट इससे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें जो है वो एक गैप प्रोड्यूस हो, एक गैप हो जाएगा किसी वजह से, रिच और पुअर के दरमियान एक गैप प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। कंट्रीज में के लेवल पे भी हम बात करें और ग्लोबली भी हम बात करें। उसके अलावा इसमें ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसमें क्या है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, नेचर को हर्ट करके, जैसे बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट को नुकसान पहुंच सकता है इसके अंदर। तो इन इश्यूज को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें इनको लोकली, रीजनली और ग्लोबली, तीनों तरह से इसको हमें देखना पड़ता है। लोकली यानी कि लोकल लेवल पे, रीजनली यानी कि रीजनल लेवल पे, और ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड। तो क्योंकि हर लेवल के जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें अब तीन ग्राफ्स को हम देखेंगे, ग्लोबली, लोकली और रीजनली। तो ये जो फर्स्ट फिगर है इससे हमें पता चलता है कि जब लोग जो हैं ज़्यादा पैसे मतलब जब अमीर होते हैं, ठीक है, जब वो ज़्यादा कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, जो लोकली प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके लोकल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम है उनको वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो रिच सिटीज़ और कंट्रीज़ हैं उसमें होता है, लेकिन जो पुअर प्लेसेस हैं उनमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, उनको अभी भी इन इश्यूज को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें रीज़न क्या है कि जब इनकम उनकी ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलती है। तो वो अपनी जो मनी है उसको इस तरह से यूज़ करते हैं, वो बेहतर जो है टेक्नोलॉजीज़ में अपने जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो पोल्यूशन कम की जा सके और लोग जो है वो हेल्दी रहें। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक पहला ये हो गया, पीपल टेक एक्शन व्हेन दे सी देयर हेल्थ इज़ एट रिस्क। यानी कि लोग जो हैं सबसे पहले तो तब एक्शन लेते हैं जब उनको पता होता है कि उनकी अपनी सेहत को भी जो है वो, अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो उनकी अपनी सेहत को भी नुकसान होगा। सेकंड आ जाता है द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम हैपन ऑन द सेम लोकल एंड नेशनल लेवल। दूसरी बात ये कि अभी ये जब इस तरह किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ना सिर्फ लोकल लेवल पे उसका फ़ायदा होगा, बल्कि नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे भी उसका जो है वो फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी में, अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, पहली चीज़ लोकल लेवल पे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कम होंगी, ठीक है, और उससे बड़ा एक जो फ़ायदा है वो क्या होगा, इससे क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज जो है वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब हम रीजनली बात करते हैं। रीजनल लेवल पे क्या है, तो फर्स्ट जो था लोकल लेवल पे हमने कहा कि रिच होने से जो है वो इस चीज़ में जो इनकम बढ़ने से जो है वो इसमें कंट्रोल आ रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसमें इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि इस चीज़ का कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी अमीर होने से या नहीं होंगी। इसका पहला रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ और फार्म्स हैं जो अपस्ट्रीम है, यानी कि हम कह सकते हैं जो रिवर के पास हैं, उनको जो है वो फ़ायदा होता है, उनको फ़ायदा होता है, और वो
जो है वो पोल्यूट करके, यानी कि रिसोर्सेज को ख़राब करके, रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसको पोल्यूट करके भी उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। और इसकी बेशक इसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, डाउन स्ट्रीम के लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, यानी कि जो रिवर से दूर है उनको नुकसान पहुंच रहा हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैं 3 एग्जांपल्स दूंगी। सबसे पहले जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि वेस्ट वाटर ये जो है वो डिस्चार्ज ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होगी और वो पैसे तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो जब वो क्या उसको ऐसे ही डिस्चार्ज कर देंगे तो उनको तो इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा कि उनको तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके पैसे बच रहे हैं, बट उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पोल्यूट हो जाएंगे। सेकंड, इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, जिनका अगर हम बाय प्रोडक्ट देखें तो वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर उनको भी वो उन पे भी मतलब वहाँ पे भी पोल्यूशन कंट्रोल पे भी ये इन्वेस्ट नहीं करते, कोई किसी किस्म के पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम मतलब इसके लिए नहीं होता, कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती है, तो भी क्या है कि इससे भी उनको फ़ायदा हो रहा है कि उनको जो है इस चीज़ पे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, वही वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी मज़ीद प्रोडक्ट्स बना के वहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो इससे भी उनको फ़ायदा होता है। थर्ड ये कि इनका कंपटीशन नहीं होता फिर, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम वाली साइड पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी, जब उनके उनको जाहिर सी बात है इनके इन सब चीज़ों की वजह से नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है इनका जो कंपटीशन है वो भी कम होगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि पोल्यूशन को ना थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अपना इफेक्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इवन अगर वो पोल्यूट करना बंद भी कर देंगे तब भी जो है वो डैमेज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें जो है कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें देखा गया कुछ रीजन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेगी, बट ये इतना कॉमन नहीं है। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें ज़्यादातर अगर दुनिया में बात करें तो वी आर स्टिल नॉट श्योर कि इफ गेटिंग रिचर रियली हेल्प फिक्स दीज बिगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लोकल लेवल पे देखा था, नो डाउट उसके अंदर चेंज आ रहा था, बट इस लेवल पे अभी इतना ज़्यादा श्योर नहीं है। थर्ड आ जाता है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल के अंदर भी हम इस तरह से कर्व बनाते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या लॉस ऑफ स्पीशीज एंड होम्स वगैरह, ये सब आ जाती हैं। बट इस पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि रिच होने से जो है ये डैमेज कम होगा या नहीं होगा। जैसे हम पिछली कर्व्स के अंदर देख रहे थे कि हम देख रहे थे कि जब हम इनकम लेवल्स की बात करें तो किसी ना किसी पॉइंट पे जो है ये प्रेशर, हम ये देखते थे कर्व जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, बट इसके अंदर हम देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा उल्ट हिसाब है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब लोग इसके अंदर उल्ट उन दोनों से इस तरह से है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो ज़्यादा एनर्जी को यूज़ भी करते हैं। मतलब क्या है कि वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करते हैं। जैसे कि अगर कोई रिच इंसान है तो वो क्या करेगा, उसका और ज़्यादा बड़ा घर होगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो ज़्यादा गाड़ियों को यूज़ करेगा, उसके अलावा और दूसरी एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से उल्टा क्या होगा, नुकसान होगा। तो बड़ा प्रॉब्लम एक क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर एक बड़ा इशू ये आ जाता है कि इसको अपने इफेक्ट्स दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब एकदम से क्लाइमेट चेंज नहीं आ जाता, एकदम से जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये एकदम से नहीं हो जाती, इसको बहुत सारे साल लगते हैं, सदियां लग जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्लाइमेट और इकोसिस्टम थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस वजह से इनको टाइम लगता है चेंज होने में। बट एक दफ़ा जब ये डैमेज हो जाता है इन सिस्टम को, एक दफ़ा जब इसमें चेंज आ जाता है तो इसको रिवर्स करना, इसको जो है वो कम करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं, इम्पॉसिबल होता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज से डील करना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक एक्शन बिफोर वी सी द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, कि जब तक हमें प्रॉब्लम सही से नज़र आने लग जाए उससे पहले पहले हमें एक्शन लेना पड़ता है। सो हाउ कैन रिसर्च हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो रिसर्च से हमें क्या पता चलता है, रिसर्च से हमें पता चलता है कि जो बड़े बड़े जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, और कि किस तरह से हम लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इससे पहले पहले कि चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाएं, तो किस तरह से हमने लोगों को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को मोटिवेट करना है कि वो इस तरह के जो है वो स्टेप्स ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, वाई, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट आर द ऑप्शंस। तो इसमें 4 स्टेजेस आ जाती हैं कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के जो रिस्पॉन्स में, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड या सोसाइटल रिस्पॉन्स जो है उसमें 4 स्टेजेस हैं। तो
ये वैसे बुक के अंदर सिर्फ इसकी आपको फिगर एक नज़र आएगी, इसके अंदर ये इसके बारे में प्रॉपर्ली नहीं बताया गया, बट आगे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका जिक्र होगा। तो इसलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये चारों स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहली है रिएक्टिव। रिएक्टिव के अंदर क्या है कि कंपनीज जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट को डैमेज हो चुका है उसको फिक्स करने की कोशिश करती हैं। तो ये ज़्यादातर पब्लिक प्रेशर या गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में कंपनीज क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को अगर कोई नुकसान पहुंच चुका है तो उसको फिक्स करती हैं। सेकंड आ जाता है रिसेप्टिव। इसके अंदर क्या है कि कंपनीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, यानी कि उसको कम करने की कोशिश करी है। इसमें आ जाता है, इसमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को बनाती हैं या ऐसे प्रोसेसेस को यूज़ करती हैं कंपनीज, या रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। थर्ड आ जाता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या है कि कंपनीज जो हैं इन चैलेंजेस को अब अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर ले रही हैं, यानी कि कंपनीज ने क्या करना है, इन चैलेंजेस से जो है वो नई नई इनोवेशंस करनी है। ठीक है, नए बिजनेस मॉडल्स बनाने में हेल्प लेनी है। तो इससे क्या है कि ये ऐसे नई नई प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, ऐसे सर्विसेज देंगे जिससे जो है वो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, और ऐसी सिंपली सर्विसेज देनी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो और लोग जो है लोगों की हेल्प हो कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम कर सकें। लास्ट आ जाती है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव इससे भी आगे की बात आ गई। इसमें क्या है कि कंपनीज जो हैं वो बड़े लेवल पे समझ लें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करती हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, एंड और एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस। तो ये चार सिंपली स्टेजेस थी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे जो है हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसका भी पता चलता है। तो इन चैलेंजेस में क्या करना है, इन चैलेंजेस का क्या करना है, इससे हमें क्या करना है, इससे पहले हमने देखना है कि सोसाइटी ने पिछले 50 साल में किस तरह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, किस तरह से उसको सॉल्व किया है। तो अगर हम बात करें 1960 से 1970 के दरमियान जो वेल्दी कंट्रीज थी उन्होंने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। और शुरू में जो रेगुलेशंस थी ये मेनली रिएक्टिव थे। रिएक्टिव मतलब सिंपल जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस कर रहे थे, जैसे कि जो पोल्यूटेड रिवर है उसकी वजह से फिशेस की डेथ हो सकती है, ये प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा एयर पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, यानी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सिंपली एड्रेस कर रहे थे। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बहुत कोशिश की इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वायरमेंटल जो मैसेज थे उसको क्लीन अप करने की, कम से कम पैसों में। ठीक है, विद अ फोकस ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट, के कम से कम कॉस्ट में जो है ये हो। अच्छा, 1970s में ऑयल क्राइसिस के दौरान क्या था कि थिंकिंग में थोड़ा सा शिफ्ट आया। ठीक है, सोच में थोड़ा सा चेंज आया कि अब क्या सोचा गया कि रिसोर्स एफिशिएंसी के बारे में सोचा गया कि रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर किस तरह से यूज़ करना है। इसमें मैनेजर्स भी इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि किस तरह से रिसोर्सेज को अक्लमंदी से और अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो 1990 के शुरू में एक नई अप्रोच आई टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ merely addressing environmental problems when they arose, people begin seeing these problems as opportunities to create and market new products। ठीक है, जैसे हमने इसमें थर्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ी कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने सिर्फ इसको एड्रेस करने के बजाय इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया ताकि नई प्रोडक्ट्स बने। तो इस अप्रोच का प्राइमरी गोल क्या था कि इसमें जो है वो नई प्रोडक्ट्स बने जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हों और उनके पास ग्रीन इमेज हो। ग्रीन इमेज होने का मतलब क्या है कि वो सिंपली इको फ्रेंडली हों। ठीक है, लेकिन ये भी हमें सोचना है, ये भी हमें सही से पता होना चाहिए कि सिर्फ इन ग्रीन प्रोडक्ट्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए। सिर्फ यही ग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर लेंगी। तो और वैसे भी इन ग्रीन प्रोडक्ट्स को अभी सक्सीड होने में टाइम लगेगा, उनको जो है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर में फिट होने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, और टू अचीव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें एक कम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है, यानी कि इस प्लान को किस पे फोकस करना है, पूरा सिस्टम को चेंज करने में, जिसमें आ जाती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो ये जो इन सिस्टम को चेंज करने में क्या है कि सोसाइटी में हर एक की पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है। ठीक है, एंड अ कंपेलिंग विजन टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल, कि ऐसे विजन की भी ज़रूरत है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इंस्पायर हों और मोटिवेट हों और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो डिफरेंट विजन्स जो हैं वो
फॉर चेंज में कम्पीट विद ईच अदर, लेकिन इससे क्या है कि या तो इसकी वजह से प्रोग्रेस जो है वो स्लो होगी थोड़ी सी, और या फिर जो है वो इनोवेशन होगी कोई ना कोई। अच्छा, अब ये चेंजेस करने के लिए रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इसमें सोसाइटी को ये इस चीज़ में हेल्प करना है कि कौन सी कि क्या रिसर्च जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसमें स्टेक होल्डर्स को भी जो है वो इसमें हिस्सा लेना है, ठीक है, उनका भी रोल होता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो सोसाइटी और स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे रिसर्च अनफेयर नहीं होगी, ना ही बायस्ड होगी। और ये इंश्योर करने के लिए कि ये रिसर्च क्रेडिबल है, ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस। इसका मतलब क्या है कि प्रोसीजर जो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, ओपनली होना चाहिए, कुछ चीज़ ढकी छुपी टाइप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या ओजोन पैनल, इसमें जिस तरह से काम होता है इस तरह से होना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम IPCC कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके अंदर काम होना चाहिए। तो यहाँ तक इसके अंदर अभी है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका जो है वो बाकी जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।